नमस्कार साथियों। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ रहे थे। काफी कुछ क्लासें हमारे इस राजवंश से जुड़ी हुई है। हमने मंडोर शाखा के गुर्जर प्रतिहार जो शासक है उनके बारे में हमने अध्ययन किया था, और अभी हम जो जालोर भीनमाल शाखा के हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो कन्नौज शाखा के जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और हमारी जो पिछली क्लास थी उस पिछली क्लास में हमने महेंद्रपाल प्रथम के बारे में पढ़ा, और महेंद्रपाल प्रथम के बाद में जो उनके पुत्र हैं भोज द्वितीय उनके बारे में देखा, और भोज द्वितीय के बाद में जो उन्हीं के भाई हैं महिपाल प्रथम उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। सामान्य उनकी कुछ जानकारी ली थी, हमने उनकी कुछ उपलब्धि को देखा था। एक विद्यार्थियों गुर्जर प्रतिहार वंश से जुड़ी कक्षाएं हमारे हुई है, थोड़ी क्लासें ज्यादा आपकी हुई है, लेकिन हम इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हम पढ़े वो जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के जो वर्तमान में परीक्षा लेने का जो तरीका है या फिर हमारे जो लोक सेवा आयोग है आरपीएससी है, जिस प्रकार से वो परीक्षाएं ले रही है, हम उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए केवल वन लाइनर नहीं पढ़ रहे हैं, चीजों को एक अवधारणात्मक रूप से कॉन्सेप्ट नजरिए से हम देख रहे हैं और उसी के अनुसार हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। चीजें आपको लंबे समय तक याद रहे, चीजें आपको आसानी समझ में आए, और वो वनडे एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्रों के लिए या फिर आरएस मेंस जैसे लिखित एग्जाम के लिए, कैसा भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में आने वाले प्रश्न से आप डील कर पाओ, उससे प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में आप आ जाओ, जो उत्तर आपके सही भी हो। इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम सारी बातें कर रहे हैं। अभी हमारे गुर्जर प्रतिहार वंश की 2-3 क्लासें और होगी, और जो अंतिम क्लास होगी उस अंतिम क्लास में गुर्जर प्रतिहार वंश की उपलब्धियां, उनके मूल्यांकन को देखेंगे, ग्वालियर प्रशस्ति को देखेंगे, जो हमारे आरएस मेंस के नजरिए से क्लास महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि वहां पर हमें चीजों को, प्रश्नों को, उत्तरों को लिखना पड़ता है, तो उस संदर्भ में हम वो बात करेंगे। महिपाल प्रथम बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम उनके विजय अभियान को देखेंगे। महिपाल प्रथम, इनकी जो सामान्य उपलब्धियां हैं वो सामान्य उपलब्धि हम देख चुके हैं, और अब ये 913 से लेकर 944 के भी शासक बने हैं, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात नहीं है। हमने पहले भी कहा था तारीखें पूछने के समय अब चला गया है, अब नहीं पूछी जाती है। कई सारी बातें पढ़ ली है। महिपाल प्रथम प्रतिहार वंश के वे शासक थे जो अपने सामंतों की सहायता से शासक बने थे। चंदेल वंश के शासक थे हर्षदेव, उनकी सहायता से आपके शासक बने हैं। हमने देखा था भोज सेकंड भी। कलचुरी वंश के शासक कोकल देव की सहायता शासक बने थे। तो अब प्रतिहार वंश के शासक उस स्थिति में आ चुके हैं जहां पर वो सामंतों की सहायता शासक बन रहे हैं। जैसे जैसे आगे आने वाले शासक आएंगे, हम देखेंगे कि यही सामंत अपने राजाओं से, अपनी केंद्रीय शक्ति से स्वतंत्र हो जाएंगे, फिर अपनी राजाओं और केंद्रीय शक्ति को चुनौती देंगे, और अंत में उन्हीं के शत्रु अपना नियंत्रण कर लेंगे, और गुर्जर प्रतिहार का जो साम्राज्य हमें समाप्त होता हुआ नजर आएगा। ये बात तो पहले पढ़ चुके हैं। राजशेखर जो इनके भी दरबारी कवि थे, और इन्होंने जो बाल भारत है या प्रचंड पांडव ग्रंथ है, उसमें राजशेखर ने महिपाल प्रथम को आर्यवर्त का महाराजा धीराज कहा। इनके लिए रघुकुल मुकुटमणि या रघुकुल मुक्ता मणि जैसे उपाधियों का इस्तेमाल किया। इनको विनायक पाल और हैरम पाल भी कहते हैं। हमने देखा था खजुराहो लेख, उस खजुराहो लेख में स्पष्ट कहा गया था, जो चंदेल वंश के राजाओं से जुड़ा हुआ है, उसमें ये कहा था कि हर्षदेव ने सितिपाल को पुनर्स्थापित करने में सहयोग किया। तो यहाँ पर शब्द आया सितिपाल खजुराहो लेख में, वो सितिपाल शब्द और किसी के लिए नहीं, विद्यार्थियों महिपाल प्रथम के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। ये वही शासक है जिनके समय अरबी यात्री अल मसूदी 915 में आपके भारतीय उपद्वीप के क्षेत्र में आए थे, और जो कहते हैं कि जो प्रतिहार वंश है यानी अल गुर्जर जो वंश है, उनमें बोरा और बलहर के बीच में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। तो यहाँ पर जो बोरा शब्द है, ये जो बहुर शब्द है, उस शब्द का इस्तेमाल अल मसूदी ने महिपाल प्रथम के लिए किया है, और बलहर शब्द का इस्तेमाल उन्होंने राष्ट्रकूटों के लिए किया है। यही कहते हैं कि बोरा या बहुर की जो सेनाएं हैं वो लगभग 7 या 9 लाख के आसपास थी, जो 4 भागों में बढ़ चुकी थी। तो इस सारी जानकारी हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो सामान्य सी बात है कि एक महत्वपूर्ण शासक है, तो जाहिर सी बात है इनकी सैनिक उपलब्धियां भी बड़ी रही होगी, और इन्होंने भी सैनिक स्तर पर कुछ आपके उपलब्धियां हासिल की है। तो हम उन उपलब्धियों को देखते जाएंगे, किन किन शक्तियों से इनका संघर्ष हुआ है उसको देखेंगे, और उस संघर्ष में सबसे पहले हम बात करेंगे वो होगा विद्यार्थियों आपका राष्ट्रकूट। अब विद्यार्थियों हम इसके बारे में पहले अच्छे से चर्चा कर चुके हैं कि त्रिपक्षीय संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं को पाल वंश के राजाओं से संघर्ष करना पड़ा है, राष्ट्रकूट के राजाओं से संघर्ष करना पड़ा है। ये सिलसिला वत्सराज के समय शुरू हुआ है और ये अभी भी चल ही रहा है। महिपाल प्रथम के बाद में सिलसिला आपके समाप्त होता हुआ नजर आएगा, जब आपके जो आपके कृष्ण धरती है, जब उनका हमला होगा, तो फिर आपके प्रतिहार वंश की जो साम्राज्य है आपके डगमगा लग जाएगा। तो वहां स्थिति थोड़ी समय बदलती हुई नजर आ सकती है।
राष्ट्रकूट संघर्ष की बात करें तो इनका संघर्ष विद्यार्थियों 2 चरणों में हुआ। पहले इनका जिस शासक के साथ संघर्ष हुआ था वह थे विद्यार्थियों इंद्र तृतीय, और दूसरे चरण में इनका जो संघर्ष हुआ था विद्यार्थियों वे थे कृष्ण तृतीय। तो महिपाल प्रथम को आप देखेंगे 2 स्तर पर युद्ध करना पड़ रहा है। अपने प्रारंभिक काल में इंद्र तृतीय संघर्ष करना पड़ रहा है और अपने अंतिम समय में उनको कृष्ण तृतीय से भी संघर्ष करना पड़ रहा है। अब विद्यार्थियों यहां पर हम देखेंगे जो इंद्र तृतीय है उनके संघर्षों की जो परिणाम है उनसे क्या निकल कर आया है, तो उसके लिए विद्वान एकमत नहीं है। एक विद्वानों का धड़ाई, एक अभिलेखी साक्ष्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि इंद्र तृतीय ने महिपाल प्रथम को परास्त कर दिया। फिर एक हमारे यहाँ विद्वानों का वो वर्ग है, या फिर हम अभिलेखी साक्ष्य भी उसमें जोड़ सकते हैं, जो ये कहते हैं कि जब इंद्र तृतीय वापस अपने क्षेत्रों को चले गई, यानी उनकी सेना वापस अपने क्षेत्र को चली गई, तो जो जो इंद्र तृतीय ने हासिल किया है उसको फिर से गुर्जर प्रतिहार के शासक महिपाल प्रथम ने उनको जरूर वापस अपने ओर खींच लिया है, वापस उनको हासिल कर लिया, कि उन पर पुनर्विजय कर लिया। तो हम दोनों की बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं वे साक्ष्य जो इंद्र तृतीय की जीत की बात कर रहे हैं। यहां पर विद्यार्थी में 2 बात लिखना चाहूंगा। एक तो कन्नड़ भाषा के कवि है पंप, जिन्होंने पंप भारत की रचना की थी, और एक विद्यार्थी अभिलेख है काम्बे ताम्रपत्र अभिलेख। ये आपके खंभात गुजरात से मिला है, काम्बे ताम्रपत्र अभिलेख। तो इसको थोड़ा सा आप देखेंगे कि जो दोनों ही आपके जो एक आपके साहित्यिक स्रोत है, एक आपके अभिलेख की स्रोत है, ये दोनों स्रोत इस बात की ओर पुष्टि करते हैं कि जो मालवा का क्षेत्र है, जो उज्जैन का क्षेत्र है, जो गुर्जर प्रतिहारों के अधीन था, वो इंद्र तृतीय ने जीत लिया। और मालवा और उज्जैन को जीतने के बाद में उन्होंने अपने सहयोगी नरसिंह की सहायता से उज्जैन को भी जीत लिया। तो यहाँ पर देखो विद्यार्थी एक शब्द आया है, एक सहयोगी लेंगे यहाँ पर नरसिंह। तो नरसिंह के सहयोग से उन्होंने बाद में आपके कन्नौज को भी जीत लिया। तो ये बात विद्यार्थी यहाँ पर कही गई है। तो इससे एक बात पता लग रही है कि इंद्र तृतीय के साथ जो संघर्ष हुआ ना, उसके प्रारंभिक रूप में विजय निश्चित रूप से आपकी इंद्र तृतीय की हुई है। कन्नड़ कवि पंप ने अपने ग्रंथ पंप भारत में इस बात का जिक्र कर दिया। इसके बाद में जो गुजरात के खंबा क्षेत्र से जो काम्बे ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, उसमें भी इस बात का जिक्र कर दिया गया है कि जीत तो निश्चित रूप से आपके इंद्र तृतीय की हुई है और उसमें पराजय आपके महिपाल प्रथम की हुई है। लेकिन विद्यार्थियों आप इन दोनों स्रोतों को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कन्नड़ कवि पंप निश्चित रूप से जो राष्ट्रकूटों का क्षेत्र है उनसे जुड़े हुए हैं, और काम्बे ताम्रपत्र जो राष्ट्रकूटों के अधीन आने वाले क्षेत्र है, उनके आसपास आने वाले जो क्षेत्र है वहां से प्राप्त हुआ। तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं, कुछ विद्वान वर्ग ये कहते हैं उनके क्षेत्र की ये स्रोत है, तो जाहिर सी बात है वो अपने क्षेत्र के स्वामी का पक्ष लेंगे। तो यहाँ पर इंद्र तृतीय की जीत बताना कोई अतिशयोक्ति नजर नहीं आ रही। अब एक जोड़ा ऐसा है, एक विद्वान वर्ग ये ऐसा है जो ये मानता है कि इंद्र तृतीय की सेना जाने के बाद में जो जो क्षेत्र हाथ से गए हैं वो सारे क्षेत्र आपके महिपाल प्रथम ने वापस जीत लिए। जैसे उन्होंने कन्नौज को वापस जीत लिया, जैसे उन्होंने गंगा यमुना दोहा क्षेत्र वापस जीत लिया, यूपी बिहार वाला क्षेत्र वापस जीत लिया। इसके बाद उन्होंने बनारस ग्वालियर वाला क्षेत्र जीत लिया, उन्होंने काठियावाड़ वाला क्षेत्र वापस जीत लिया। ये सारे क्षेत्र वापस जीतने का काम इंद्र तृतीय की सेना लौटने के बाद में महिपाल प्रथम ने किया है। तो यहाँ पर जो महिपाल प्रथम की पुनर्विजय हुई है राष्ट्रकूटों के संदर्भ में पुनर्विजय हुई है, इस पुनर्विजय के पीछे हमारे पास क्या तर्क है, हमारे पास क्या सबूत है, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं विद्यार्थियों आर.सी. मजूमदार साहब की। इन्होंने इतिहास के बारे में काफी कुछ लिखा है, और आर.सी. मजूमदार साहब की कहते हैं कि इंद्र तृतीय के जाने के बाद में जो महिपाल प्रथम है, महिपाल प्रथम ने जो अपने चंदेल वंश के जो आपके सहयोगी सामंत थे हर्ष देव की सहायता से अपने खोए हुए क्षेत्र वापस जीत लिए, कन्नौज का क्षेत्र आपके वापस जीत लिए। तो यहाँ पर जो पहला हमारे पास सबूत आया साहित्यिक स्रोत में वो है आर.सी. मजूमदार की बात। और आर.सी. मजूमदार ने यहाँ पर कन्नौज को वापस जीतने का श्रेय महिपाल प्रथम को दिया है, जिसमें उनकी सहायता आपके हर्षदेव ने की है। हर्षदेव और कोई नहीं, चंदेल वंश के अधीनस्थ शासक है, ये सामंत है गुर्जर प्रतिहारों के। फिर विद्यार्थियों सेमेश्वर के एक नाटक के विद्यार्थियों आपके चंड कौशिकम। इस चंड कौशिकम में जो महिपाल प्रथम है उनको कर्नाटक क्षेत्र का या कर्नाटक राज्य का विजेता कहा गया है, और यहाँ पर कर्नाटक शब्द का संबंध कर्नाटक या राष्ट्रकूटों से आपके जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर पुनर्विजय का जो दूसरा हमारे पास सबूत है वह सेमेश्वर का नाटक है विद्यार्थियों चंड कौशिकम। चंड कौशिकम, और इस चंड कौशिकम में जो महिपाल प्रथम है उनको कर्नाटक का विजेता कहा गया है। और ये कर्नाटक का जो विजेता शब्द है
ये इस और संकेत कर रहा है कि दक्षिण को जीतने का काम वापिस आपके महिपाल प्रथम ने कर लिया। इसके बाद विद्यार्थियों 400 अभिलेख की जानकारी देता है कि महिपाल प्रथम की ओर से उनके जो गुहिल सामंत भट्ट हैं उन्होंने अपने दक्षिण के शत्रु को परास्त किया। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी शब्द है दक्षिण के शत्रु, तो दक्षिण के शत्रु की शक्ति एक ही है और वह राष्ट्रकूट। तो तीसरा हमारे पास यहाँ पुष्टि का जो प्रमाण है वो है 400 लेख, और 400 लेख यहाँ पर ये कहते हैं कि जो गुहिल सामंत भट्ट है, गुहिल सामंत भट्ट, क्योंकि हम जानते हैं जो गुहिल वंश शासक भी आपके प्रतिहारों के सामंत थे, इन्होंने दक्षिण के शत्रु को परास्त किया। तो यहां पर यह शब्द निश्चित रूप से सामंत भट्ट की विजय की बात कर रहा है, और सामंत भट्ट जो है वो आपके अधीनस्थ भूमिका में नजर आ रहे हैं आपके राष्ट्रकूट, माफ कीजिए आपके महिपाल प्रथम के गुर्जर प्रतिहार। इसके अलावा विद्यार्थियों आप देखते हो कि जो अल मसूदी है, अल मसूदी ने भी विद्यार्थियों कई ऐसे हमें प्रमाण दिए हैं जो ये बात तय कर देती है कि प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के बीच में निरंतर संघर्ष हुआ है। जैसे इन्होंने कहा था कि जो अल गुजर है, अल गुजर का मतलब हो गया यहाँ पर प्रतिहार, जो शासक है बोरा या बहुर, बोरा या बहुर का मतलब हो गया विद्यार्थी यहाँ पर आपके महिपाल प्रथम, इनका निरंतर संघर्ष बल्लर से हुआ, और यहाँ पर बल्लर के संबंध हो गया आपके राष्ट्रकूट। तो अल मसूदी प्रत्यक्ष रूप से तो ये नहीं कह रहे हैं कि इनमें कौन जीता और कौन हारा, लेकिन निश्चित रूप से ये कह रहे हैं कि दोनों जो आपकी शक्तियां हैं जो केंद्रीय भूमिका में थी उस समय भारत के, उनमें निरंतर आपके संघर्ष हुआ है। तो कभी एक पक्ष की विजय हुई, कभी दूसरे पक्ष की विजय हुई है। तो हम सामान्य एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं इंद्र तृतीय के संदर्भ में कि इंद्र तृतीय निश्चित रूप से अपने प्रारंभिक काल में सफल हुआ है। उसने कन्नौज को जीता है, मालवा को जीता है, उज्जैन को जीता है, लेकिन जैसे ही उसकी सेना वापिस आपके गई है, तो सेना वापिस जाने के बाद में अपने सामंतों के सहयोग से, जिसमें हर्षदेव का भी नाम आता है, जिसमें सामंत भट्ट का भी नाम आता है, और इन दोनों के सहयोग से जो आपके महिपाल प्रथम है उन्होंने कहीं ना कहीं आपके जो खोए हुए क्षेत्र हैं वापस आपके जीते हैं, और उन खोए हुए क्षेत्रों की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। लेकिन विद्यार्थियों यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें नजर आती है वो ये है, अब मेरे हिसाब से तो हमने लिखा है कि वो बलहर वाली बात और बोरा वाली बात, तो जो ये बोरा या बौर है ये शब्द तो आपके महिपाल प्रथम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो बलहर शब्द है ये आपके राष्ट्रकूटों के लिए इस्तेमाल किया गया है, और जो अल गुज्जर शब्द है ये आपके प्रतिहार वंश के लिए किया गया। तो ये तो अल मसूदी वाली बात होगी। ये हालांकि इनकी बात हमने पहले कर ली, इसलिए मैंने यहाँ पर वापस नहीं लिखा है। अब बात करते हैं आपके राजशेखर की। आप सबको पता है राजशेखर इनके भी दरबारी कवि थे। हालांकि देखिए विद्यार्थियों, जो दरबारी साहित्यकार होते हैं वो निश्चित रूप से अपने राजा की प्रशंसा में कोई बात कहेंगे, और भी काव्यात्मक शैली में कहते हैं। तो कई बार विद्यार्थी क्या होता है, काव्यात्मक शैली को हम पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं मान सकते। जैसे हम प्रयाग प्रशस्ति देखते हैं जहां पर समुद्रगुप्त को यम और कुबेर के समान मान लिया गया था, तो हमें नहीं, हालांकि समुद्रगुप्त एक महान शासक रहे हैं, उन्होंने कई सारे क्षेत्रों को जीता है, लेकिन यम और कुबेर के समान मानना अतिशयोक्ति हो जाएगी, क्योंकि वो काव्यात्मक रूप से कहते हैं, तुलना की जाती है। ठीक ऐसे यहाँ पर भी राजशेखर ने अपने राजा महिपाल प्रथम की विजयों को काव्यात्मक रूप देने की कोशिश की, उनकी प्रशंसा की है। तो राजशेखर ने क्या किया, जो महाभारत ग्रंथ है, प्रचंड पांडव ग्रंथ है, उसमें कई सारे क्षेत्र है, जैसे मुरल जाति है, मेकल क्षेत्र है, कलिंग क्षेत्र है, रमट क्षेत्र है, कुलूत क्षेत्र है, केरल क्षेत्र है, इन सारे क्षेत्रों को जीतने का श्रेय आपके महिपाल प्रथम को दे दिया, और उसको भी बड़े काव्यात्मक आपके शैली में कहने का प्रयास किया है। उन्होंने महाभारत इन जो प्रचंड पांडव ग्रंथ, उसमें राजशेखर जी ने कहा था, जो मुरल है उनके सिर के बालों को झुकाया, और जो मेकल है उनको अग्नि के समान जला दिया। तो यहाँ पर देखो मेकल का नाम आया है और मुरल का नाम आया है। फिर बाद में जो कलिंग है उनको कहते हैं कि मार भगाया, और केरल की राज्य के कली का अंत कर दिया। इसी प्रकार जो कलूत है, रमट की राजश्री को जीत लिया, और जो कुलूत है उनके लिए परशु का कार्य किया। तो यहाँ पर तो कई सारे शब्द है, में आप काव्यात्मक शैली की ओर नहीं जाएंगे, इन शब्दों को आप पकड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे एक नाम आया आपके मुरल, मुरल का मतलब होता है नर्मदा नदी के आसपास रहने वाली एक जाति। फिर नाम आया देखो आपके मेकल, मेकल ये आपके अमरकंटक क्षेत्र के आसपास का भाग माना गया। और फिर नाम आया विद्यार्थियों आपके कलिंग, तो कलिंग से तो आप सब परिचित है, उड़ीसा वाला भाग। एक शब्द यहाँ पर आया हुआ विद्यार्थियों आपके केरल, तो भारत का सुदूर दक्षिणी क्षेत्र है। फिर नाम आया आपके रमट और कुलूत, इनका संबंध आपके पंजाब से मान लिया गया, और इन सारे क्षेत्रों को जीतने के श्रेय आपके महिपाल प्रथम को आपके राजशेखर ने दिया है। लेकिन हमें कई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं कि केरल का आपके संघर्ष हुआ होगा, लेकिन
मोटे मोटे रूप से आप देखेंगे तो मुरल आप देख लीजिए, मेकल आप देख लीजिए, केरल आप देख लीजिए, कलिंग आप देख लीजिए, तो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी एक संकेत जरूर मिल रहा है हमें राजशेखर के माध्यम से कि भाई उन्होंने दक्षिण क्षेत्र को फिर से विजय किया है, और दक्षिण क्षेत्र विजय हासिल करने का मतलब ये हो गया राष्ट्रकूटों को पराजित किया। तो यहाँ से आप देखेंगे अब आप उसको रटना नहीं है, ऐसा केवल बच्चे क्या करते हैं, केवल इतना रट कर जाते हैं और वो हंसी के पात्र बन जाते हैं कि महिपाल प्रथम का संघर्ष किस राष्ट्रकूट शासक हुआ था, तो इंद्र तृतीय एक नाम याद कर लेते हैं और अपने आप को बड़ा होशियार मान लेते हैं। लेकिन देखो कितनी सारी बातें हैं, कितनी सारी चीजें जो पक्ष विपक्ष में कही जा रही, कितने सारे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास अंदर में हम ये नहीं कह सकते यही है, हम ये कह सकते ये हुआ होगा, ये ज्यादा अच्छा है, यही हुआ है ये थोड़ा सा अतिशोक्ति हो जाएगी, ये हुआ होगा थोड़ा सा आपके सही रहता है। और यहाँ पर अब देखिए अगर इनकी तुलना करें दोनों की, तो तुलना करने से एक बात ये हो जाती है कि अंतिम समय में वापिस निश्चित रूप से महिपाल प्रथम आपके विजय हुए इंद्र तृतीय के संदर्भ में। फिर कहते हैं कि महिपाल प्रथम के अंतिम समय में एक और राष्ट्रकूट वंश शासक कृष्ण तृतीय का अंतिम समय में आपके हमला हुआ था, और इस हमले को आपके महिपाल प्रथम आपके सहन नहीं कर पाए हैं, उनके अचानक उनके ऊपर होने वाले इस हमले से वो संभल नहीं पाए हैं। और कृष्ण तृतीय के समय जो राष्ट्रकूट की सेना आई है, उन्होंने उज्जैन कन्नौज के क्षेत्र को तितर बितर कर दिया है, वहां के सारे संसाधन को समाप्त कर दिया है। और निश्चित रूप से कृष्ण तृतीय की इस अचानक हुए हमले से महिपाल प्रथम संभल नहीं पाए, और हर क्षेत्र जो उन्होंने फिर से जीता था उनके हाथ से आपके निकल गया। एक प्रकार से जो कन्नौज का क्षेत्र उनके हाथ से निकल गया। और इसकी जानकारी हमें जिस अभिलेख से मिलती है वो था आपके देवली अभिलेख। तो इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, देवली अभिलेख से हमें ये अंतिम समय में होने वाले एक दूसरे राष्ट्रकूट वंश के शासक के हमले की जानकारी मिलती है। तो मैं सबसे पहले हमने यहाँ पर आपके जो राष्ट्रकूट से उनका संघर्ष हुआ उनके बारे में सारी बात हमने कर ली है। निश्चित रूप से अगर राष्ट्रकूट से जुड़ा हुआ सवाल आएगा प्रतिहारों के महिपाल प्रथम के संदर्भ में, तो मुझे लग रहा है कि शायद सवाल आपके यहाँ से पूछ लिया जाएगा, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। देखो इसके अलावा भी कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे उन्होंने जो यूपी और बिहार के क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा, उसको भी अपने अधीन रखने की कोशिश की है। ये बात हम कैसे कह सकते हैं, जैसे केहला अभिलेख है, तो केहला अभिलेख वो कहते हैं कि कलचुरी वंश के शासक भीमदेव गोरखपुर में उनके अधीनस्थ शासक रूप में कार्य करते थे। तो जो केहला लेख है, हमने केहला लेख के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, और ये कहते हैं कि जो कलचुरी वंश का जो शासक है आपके भीमदेव, ये आपके सामंत के रूप में गोरखपुर में शासन कर रहे थे। और किसके सामंत है तो कहने की जरूरत नहीं विद्यार्थी, आपके महिपाल प्रथम। हम पहले से जानते हैं कई सारे कलचुरी वंश के राजा गुर्जर प्रतिहारों के अधीनस्थ रह चुके हैं, जैसे मीर भोज के समय हमने एक गुलाम बोधी के नाम पढ़ा था, ये भी कलचुरी वंश शासक थे। फिर हमने आपके भोज के समय नाम पढ़ा था कोकल देव, भोज सेकंड के समय हमने कोकल देव नाम पढ़ा था, और वहां हमने ये भी पढ़ा था कि कोकल देव की सहायता से ही भोज सेकंड शासक बने थे। तो भोज सेकंड कोकल देव की सहायता शासक बने थे, और महिपाल प्रथम हर्ष देव की सहायता से आप शासक बने थे। कोकल देव कलचुरी वंश से जुड़े हुए हैं और हर्ष आपके चंदेल वंश से आपके जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये बात भी आपके सामने आ गई। अगला क्षेत्र जो इनके पास ऐसा माना गया कि उन्होंने फिर से जीता था, या इनके पास रहा था, इनके अधीनस्थ रहा था, वो था काठियावाड़। हम मीर भोज के समय से पढ़ते आ रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहारों की जो पश्चिमी सीमा काठियावाड़ तक जाती है। हमने उना अभिलेख को आधार बना के ये बात कही थी कि चाहे वो बल वर्मा हो, चाहे वो अवंती वर्मा हो, उन्होंने निरंतर प्रतिहारों के अधीनस्थ शासकों के रूप में इस क्षेत्र में आपके शासन कार्य को संभाला है। जो हड़ला लेख वो यही कहते हैं कि काठियावाड़ क्षेत्र में चाप वंशी जो धरणीवरा है, हड़ला लेख है ये, और जो हड़ला लेख इस बात की हमें जानकारी दे रहा है कि चाप वंश के शासक हैं धरणीवरा, और ये धरणीवरा एक प्रकार के अधीनस्थ के रूप में यहाँ पर शासन कर रहे हैं। किसके अधीनस्थ के रूप में, आपके महिपाल प्रथम के अधीनस्थ के रूप में आपके शासन कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो हड़ला लेख है ये काठियावाड़ पर अधिकार रखने की बात कर रहा है, और जो केहला लेख है वो यूपी बिहार पर अधिकार रखने की बात कर रहा है। और आरसी मजुमदार हो गए, सेमेश्वर हो गया, चार लेख हो गए, अल मसूदी, राजशेखर, ये बात कहते हैं कि इंद्र तृतीय को वापिस हमने परास्त किया है। तो ये मोटे मोटे रूप से हमने इनके बारे में बात की। एक विद्यार्थियों ये ग्रंथ है हुद उल आलम, इससे भी देखो एक बात पता चलती है। हुद उल आलम ये ग्रंथ कहते हैं कि तत्कालीन समय के भारत के अधिकांश शासक महिपाल प्रथम की आज्ञा को स्वीकार करते थे। ये एक बड़ी रोचक बात कही हुद उल आलम नामक ग्रंथ में। नाम याद रहे तो ठीक है, हुद उल आलम। मैंने ये बात आपको इसलिए बताई है कि एक बात आप समझ जाइए कि ये कोई हुद उल आलम, देखिए इस ग्रंथ में जो बात बताई है ना कि भारत के अधिकांश राजा महिपाल प्रथम की आज्ञा को स्वीकार करते हैं,
अब ये आप इस बात को रटे नहीं, इस बात से एक बात और आपके हमें जानकारी मिल जाती है कि कहीं ना कहीं महिपाल प्रताप ने खोए हुए शत्रु को फिर से जीता है, शासकों को फिर से अपने अधीन लाने का काम किया, तभी तो शासक उसकी बात को स्वीकार करते हैं। यहाँ पर देखिए धरणीवरा अधीन शासक रूप में है, भीमदेव अधीन शासक रूप में है, इसके अलावा भी हमने पढ़ा था आपके हर्षदेव अधीन शासक रूप में, गुल वंशीय जो आपके सामंत भट्ट है वो अधीन शासक रूप में। तो पता लग रहा है कि अभी भी इनके पास काफी कुछ शक्ति आपके रही है और महिपाल प्रथम तक अधिकांश सामंत गुर्जर प्रतिहारों के नियंत्रण में रहे हैं। हाँ, महिपाल प्रथम के बाद जब महेंद्रपाल सेकंड आएंगे, फिर देवपाल आएंगे, विनायक पाल आएंगे, जैसे जैसे वो अंतिम शासक आएंगे तो फिर आपके सामंत स्वतंत्र होते जाएंगे और फिर आपके धीरे धीरे वही सामंत हम देखेंगे कि जो सामंत पहले प्रतिहारों के अधीन थे, जो सामंत पहले प्रतिहारों की आज्ञा को स्वीकार करते थे, समय के साथ उन्हीं सामंतों ने प्रतिहारों को शासक बनाने की शुरुआत कर दी, बोस सेकंड और महिपाल प्रथम के समय। और उन्हीं सामंतों ने जब देखा कि केंद्रीय शक्ति क्षीण हो गई है तो उन्होंने अपने एरिया पर स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। जब उनकी स्वतंत्र सत्ता मजबूत हुई तो उन्होंने केंद्रीय शक्ति पर हमला कर दिया और प्रतिहार वंश विनाश की ओर चला गया। तो हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद डिटेल से कैसे इस काल का, इस साम्राज्य का पतन हुआ है। तो हुद उल आलम ये बात आपकी कहता है। इसीलिए देखो विद्यार्थियों, राजशेखर जो कहते हैं ना, ये मुरल, मेकल, कलिंग, केरल, रमट, कलूट, इतने सारे क्षेत्र को जीता है और ये सारे क्षेत्र जहां से पता लग रहे हैं वो प्रचंड पांडव ग्रंथ है और उस प्रचंड पांडव ग्रंथ में ही तो राजशेखर ने महिपाल प्रथम को आर्यवर्त का महाराजा धीराज कहा। और आर्यवर्त जो हम देखते हैं कि भाई पश्चिमी समुद्र और पूर्वी समुद्र और जो हमारी कह सकते हैं कि विंध्याचल पर्वत है उसके ऊपर वाला भाग, विशेष तौर से हम कैसे कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग जिसको हम आर्यवर्त के नाम से मुख्य रूप से कह सकते हैं, तो वहां पर आप देखते हो कि इनको एक प्रकार से महाराज धीराज आपके मान लिया गया है। तो यहाँ आप देखते हो किस तरह से इन्होंने अपनी शक्ति को वापिस संगठित किया, किस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र को जीता है। जो अभी हमने पढ़ा था देवली अभिलेख, और उसे देवली अभिलेख में बात कह दी थी कि इन सारे क्षेत्रों को जीता था, लेकिन अंतिम समय में कृष्ण तर्तीय हमला हुआ और उस हमले से कहीं ना कहीं महिपाल फर्स्ट की जो सैनिक शक्ति कमजोर हो गई और अब धीरे धीरे जो चंदेल वंश के शासक है, कलचुरी वंश शासक है, परमार वंश शासक है, गुइल वंश के शासक है, वो धीरे धीरे अपने केंद्रीय शक्ति को चुनौती देने की स्थिति में आ गए। हालांकि भी दिन नहीं है लेकिन उस स्थिति में आ चुके हैं और अब धीरे धीरे वो आपके स्वतंत्र होने के आपके काम करेंगे। तो स्वतंत्र होने की प्रक्रिया वो महिपाल प्रथम से शुरू हो चुकी है और उसको पूर्णता मिलेगी आपके महेंद्रपाल के समय, देवपाल के समय, विनायक पाल के समय, उनकी सभी को पूर्णता मिलती है। क्योंकि ये एक दिन की क्रिया नहीं, ऐसा नहीं है कि आज उठे हैं और आज उन्होंने चुनौती दी है, आज वो स्वतंत्र हो गए। ये धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें समय लगता है, लेकिन और वो समय कई बार एक शासक का भी हो सकता है, कई बार वो दो या दो से अधिक शासकों का भी हो सकता है। तो चुनौती देने वाला काम तो महिपाल प्रथम समय शुरू हो चुका है और स्वतंत्र होने वाला काम फिर वो महेंद्रपाल, देवपाल, विनायक पाल के समय आपके में दिखाई देता है। इस प्रकार से हमने विद्यार्थियों महिपाल प्रथम के बारे में देखा है। जितनी महिपाल प्रथम की महत्वपूर्ण बातें थी उन सभी को हमने विधिवत रूप से और बड़ी आराम से और एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने का प्रयास किया है। और इनके बाद में जो अगले शासक आते हैं महिपाल प्रथम के बाद में, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। वह थे विद्यार्थियों आपके महेंद्रपाल द्वितीय। अब मैं महेंद्रपाल द्वितीय इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि महेंद्रपाल के नाम से पहले एक शासक बन चुके हैं। इनका जो कालक्रम था 945 से लेकर 948, बिल्कुल संक्षिप्त काल है। अब जितने भी शासक आएंगे उनके कालक्रम में बड़े नहीं दिखाई देंगे, तो 945 से लेकर 948 इस सन के बीच में शासक रहे। कुछ विशेष इनके बारे में जानकारी हमें नहीं दिखाई देती है। एक ही बात इनके बारे में पता चलती है कि एक प्रतापगढ़ लेख जो 946 का था वो इनसे जुड़ा हुआ है। प्रतापगढ़ लेख इनसे जुड़ा हुआ है और इस प्रतापगढ़ लेख में हमें इनके बारे में एक दो बात पता लगती है। जैसे एक चौहान वंश के शासक थे विद्यार्थी इंद्रराज, वो इनके सामंत है, एक ये बात पता लगी है। और एक कहते हैं कि उन्होंने 10 पुर या बंद स्वर में कुछ आपके अनुदान दिया है, तो वो थोड़ा सा आप देख लेना भाई। एक तो आपके 10 पुर, यहां हम लिख सकते हैं मंद स्वर, यहां पर उन्होंने कुछ आपके दान दिया है। और एक जो आपके विद्यार्थी चौहान वंश के शासक अभी भी इनके आपके अधीनस्थ आपके कह सकते हैं कि सामंत रूप में कार्य करें, अधीनस्थ आपके भूमिका में नजर आ रहे हैं। इंद्रराज उनका नाम है, चौहान वंश शासक थे इंद्रराज। तो ये अभी भी इनके आपके अधीनस्थ शासक रूप में कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से महिपाल प्रथम के बाद जो अगले हमें शासक नजर आए थे वो है आपके महेंद्रपाल द्वितीय। अब विद्यार्थियों जो 948 है, 948 से लेकर 960 के बीच में प्रतिहार वंश में 4 शासक दिखाई देते हैं। जैसे सबसे पहले हमें देवपाल दिखाई देंगे, फिर देवपाल के ही भाई विनायक पाल सेकंड नाम दिखाई देंगे। विनायक पाल सेकंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपके महिपाल प्रथम है उन्हीं का एक नाम था विनायक पाल,
तो हम देवपाल के बाद में जो अगले विनायक पाल होंगे उनको विनायक पाल सेकंड बोलेंगे, फिर महिपाल सेकंड आएंगे और फिर आपके विजयपाल आएंगे। जो देवपाल है, विनायक पाल सेकंड है और महिपाल सेकंड है, और महिपाल सेकंड के बाद में जो आपके विजयपाल है, ये 4 शासक विद्यार्थी 948 से लेकर 960 के बीच शासक बन रहे हैं। अब विद्यार्थी इसको भी आप देखेंगे, कहाँ एक वीर भोज का समय जहां एक ही व्यक्ति 49 लगभग 50 साल तक शासन कर रहा है, और कहा हम देख रहे हैं कि 12-13 सालों में 4-4 शासक आ रहे हैं, 5-5 शासक आ रहे हैं। आप देखेंगे महेंद्रपाल द्वितीय का कालक्रम भी 3 साल का ही है, और महेंद्रपाल द्वितीय के बाद आने वाले 4 शासक उन्होंने मिलकर ही आपके मोटे मोटे रूप से 12 साल तक शासन किया है। तो हम देखते हैं कि 15 सालों में हमें यहाँ 5 शासक दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं कि जितनी जल्दी आप शासक बदलते रहते हैं, उससे एक बात अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्रीय शक्ति अब क्षीण हो चुकी है। जैसे हम मुगल वंश के साथ पढ़ते हैं कि औरंगजेब तक शासकों ने लंबे समय तक शासन किया, लेकिन औरंगजेब के बाद देखते हैं तो शासकों की एक आपके झड़ी लग जाती है, एक के बाद एक शासक आपके आने लग जाते हैं। उसके पीछे कारण यही है कि जो शासन कर रहा है वो योग्य नहीं है, कहीं न कहीं उसकी सैनिक क्षमताएं कम हुई है, कहीं न कहीं उसके अधीनस्थ जो शासक थे, सामंत थे, वो मजबूत हो चुके हैं और वह अब केंद्रीय शक्ति को चुनौती देने वाला काम कर रहे हैं। तो जो देवपाल है और विनायक पाल सेकंड है, महिपाल सेकंड है, या फिर जो आपके विजयपाल है, उनकी हम थोड़ी सी अभी यहाँ पर बात करेंगे। महेंद्रपाल के बाद में 948 से लेकर और 960 ईस्वी सन के मध्य जो प्रत्याहार वंश है, उसके हमें 4 शासक दिखाई देते हैं। अब ये शासक हालांकि इनकी उपलब्धियां तो इतनी कोई बड़ी नहीं है, लेकिन परीक्षा में कई बार क्रम लगाने वाले प्रश्न आ जाते हैं, या फिर कई बार किसी शासक के बारे में 1-2 लाइन होती है और वही परीक्षा में आपसे पूछ ली जाती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो नाम आएगा विद्यार्थी महेंद्रपाल सेकंड के बाद में, वो है देवपाल। देवपाल के बाद में जो नाम आएगा विनायक पाल। कुछ किताबों में विनायक पाल ही आता है, कुछ किताबों में विनायक पाल सेकंड आ गया है। और सेकंड क्यों किया कहा गया इसके बारे में हमने पहले बात भी कर ली है। इसके बाद में जो अगले शासक आएंगे वो है महिपाल सेकंड, और महिपाल सेकंड के बाद में जो 960 के आसपास जो शासक थे वह थे विद्यार्थी आपके विजयपाल। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 948 से लेकर 960 के बीच में इस प्रकार से हमें 4 शासक हमें नजर आते हैं। यहां से हम देखते हैं कि प्रत्याहार वंश के जो पतन है उसकी प्रक्रिया आपके प्रारंभ हो चुकी है। जो देवपाल है विद्यार्थियों, इसके लिए आप ध्यान रखेंगे, पहले हम देवपाल की बात कर लेते हैं। इनके संबंध में कहा गया है कि इन्होंने भी परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। अब देखिए विद्यार्थियों, हमने ये बात पहले भी एक बार पढ़ी थी, कई बार कुछ कमजोर शासक होते हैं लेकिन फिर भी वो ऐसी उपाधि ले लेते हैं जो उनकी योग्यताओं के अनुसार नहीं होती है। हमने एक ऐसी उपाधि पढ़ी थी रामभद्र के समय। हमने देखा था कि रामभद्र एक निर्बल शासक हुए थे, जिनके समय में कुछ क्षेत्र जैसे कालिंजर का क्षेत्र आपके छूट गया था, कन्नौज का क्षेत्र आपके छूट गया था प्रत्याहारों से, लेकिन फिर भी रामभद्र निर्बल शासक होने के बावजूद भी उन्होंने भी परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि ली है। ठीक वैसे ही आपके देवपाल भी एक हमें निर्बल शासक रूप नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि आपके लिए। जो सियोडोनी अभिलेख है, वो सियोडोनी अभिलेख देवपाल के बारे में हमें कुछ जानकारी देते हैं। जैसे सियोडोनी अभिलेख में कहा गया है कि सितिपाल देव के पुत्र थे। अभी हमने देखा था कि जो सितिपाल शब्द है वो महिपाल प्रथम के इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ इतिहासकार सियोडोनी लेख आधार पर कहते हैं कि जो देवपाल है सितिपाल देव यानी महिपाल प्रथम का पुत्र रहे होंगे, लेकिन कुछ इतिहासकार भी मानते हैं कि ये महेंद्रपाल सेकंड के पुत्र रह सकते। तो थोड़ा सा इसमें अलग अलग है, अलग अलग निष्कर्ष हमारे सामने आ रहे हैं, लेकिन हम सियोडोनी लेख की बात करें तो वहां तो इनको सितिपाल देव का पुत्र कह दिया है। और जो सियोडोनी लेख है वहां पर एक बात और लिखी गई है कि एक शासक थे विद्यार्थी यशोवर्मन, चंदेल वंश शासक थे यशोवर्मन। उन्होंने क्या किया, कालिंजर क्षेत्र को एकदम स्वतंत्र करवा लिया गुर्जर प्रतिहारों से। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, अभी हमने देखा था चंदेल शासक हर्षदेव, और चंदेल शासक हर्षदेव ने निश्चित रूप से महिपाल प्रथम को शासक बनाने में सहयोग किया है, और चंदेल शासक हर्षदेव ने राष्ट्रकूट संघर्ष में भी कहीं ना कहीं आपके महिपाल प्रथम की आपके सहयोग किया है। लेकिन यहाँ देखो, अब एक नए शासक है चंदेल वंश के शासक यशोवर्मन, उन्होंने कालिंजर क्षेत्र को गुर्जर प्रतिहारों से अलग कर दिया, उसको स्वतंत्र कर दिया, और स्वयं कालिंजर क्षेत्र का आपके एक स्वतंत्र शासक बन गया। तो देवपाल का हम समझ देखेंगे कालिंजर क्षेत्र बिल्कुल स्पष्ट थे आपके गुर्जर प्रतिहारों हाथ से निकल चुके। तो जो प्रक्रिया आपके महिपाल फर्स्ट के अंतिम समय में शुरू हुई थी, वो प्रक्रिया अब आपके महेंद्रपाल सेकंड के समय, फिर देवपाल के समय, फिर आगे चलेगी आप विनायक पाल, महिपाल, विजयपाल, क्रम चलता रहेगा आपकी। और उन राज्यपाल, यशोपाल, उन क्रम चलते चलते सारे सामंत आपके स्वतंत्र हो जाएंगे, और उसकी शुरुआत हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है।
उसमें कहा गया था कि जो यशोवर्मन है वो गुर्जरों के लिए जलती हुई अग्नि के समान है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यशोवर्मन अब अपने शासक के अधीन नहीं है, बल्कि अपने शासक को चुनौती देने वाला वंश के रूप में हमें सामने आया है। तो देवपाल के संदर्भ में जो हमारे दूसरी बात हमें नजर आ रही है वो सियोडोनी अभिलेख से नजर आ रही है। और जो सियोडोनी लेख है वो सियोडोनी लेख के संदर्भ में दो बात कहता है। एक तो ये कि ये सिद्धिपाल देव के पुत्र है, सिद्धिपाल देव के ये पुत्र है, और दूसरी ये कि जो चंदेल वंश के शासक है यशोवर्मन, यशोवर्मन उन्होंने कालिंजर को क्षेत्र को जीत कर उसे स्वतंत्र करा लिया। तो कालिंजर अब एक प्रकार से स्वतंत्र क्षेत्र हो चुका है, वहां पर अब आपके यशोवर्मन स्वतंत्र शासक रूप बैठता है। यशोवर्मन को जलती हुई अग्नि के समान यहाँ पर कह दिया। चंदेल वंश शासक बौद्ध प्रथम के समय भी थे, जय शक्ति वो आपके बौद्ध से प्रथम के अधीनस्थ थे। फिर हमने हर्ष का नाम पढ़ा तो महिपाल के वो अधीनस्थ शासक रूप में थे, लेकिन अब वो अधीनस्थ शासक रूप में नहीं है, एक प्रकार से स्वतंत्र शासक रूप हमारे सामने नजर आई। यहाँ पर गौरीशंकर हीराचंद ओझा मोदी भी ये बात कहते हैं कि देवपाल की जो मृत्यु हुई है ना, उस मृत्यु में उन्हीं के जो अधीनस्थ हैं गोइल सामंत अलट, उनका योगदान था। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये यहाँ पर तीसरी बात कहते हैं। जीएच ओझा मोदी ने बात कही थी कि जो देवपाल की हत्या है, और देवपाल की हत्या जो उनके गोइल आपके सामंत है अलट, उन्होंने कर दिया। उनकी मृत्यु में अलट का जरूर आपके योगदान रहा होगा, ऐसा ही आपके निष्कर्ष निकालते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा मोदी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गोइल वंश के अधीनस्थ शासक हैं वही भी स्वतंत्र हो रहे हैं, और जो कालिंजर जो आपके क्षेत्र के जो चंदेल वंश के शासक है वो भी क्या हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं। तो देवपाल के समय अब आपके सामंत स्वतंत्र होने की स्थिति में आ चुके हैं और स्वतंत्र हो भी गए हैं। इसके बाद में तो फिर आपके विनायकपाल सेकंड है और महिपाल सेकंड है, इनके बारे में हमें कुछ विशेष जानकारी मिलती नहीं है। और इनके बाद फिर अंत में आपके जो शासक बनते हैं इन चारों में से वह है विद्यार्थी आपके विजयपाल। तो अब जो विजयपाल हैं, और विजयपाल के बाद में देखेंगे राज्यपाल, और राज्यपाल के बाद फिर हम देखेंगे त्रिलोचनपाल और यशपाल। अब जो चार शासक हैं उन्हें चारों शासकों की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप इन्हें अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इनको आप नोट्स बनाइए और अपनी किताबों से पढ़िए चीज़ों को, और आप ऐड करते जाइए चीज़ों को, आप विधिवत रूप से और विस्तृत रूप से पढ़ते जाइए। अगली क्लास में हम विजयपाल से लेकर, क्योंकि इनके बारे में हमारे पास विशेष जानकारी है नहीं, तो विजयपाल से लेकर और जो अंतिम शासक है गुर्जर प्रतिहारों के जो आपके यशपाल, उनके संबंध में बातें हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।